हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 लेक्चर कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और रिजिड रोटर मॉडल को बताया है। आज मैं सिलेक्शन रूल स्टार्ट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिलेक्शन रूल स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कैसे होता है। स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कैसे होता है? मान लीजिए ये एनालाइट का मॉलिक्यूल है। जब ये एनालाइट का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, जब ये एनालाइट का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले तो ट्रांजिशन होता है। और ये ट्रांजिशन ही रिस्पॉन्सिबल है स्पेक्ट्रा के फॉर्मेशन के लिए। ये ट्रांजिशन के कारण ही स्पेक्ट्रा बनेगा। ठीक, अब और मॉडिफाइड देखें या और फोकस करें आगे, तो हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनालाइट एब्जॉर्ब करता है माइक्रोवेव रेडिएशन को और फिर ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन तो एनर्जी लेवल के बीच में होता है, पर कौन सी एनर्जी लेवल? रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होगा उससे स्पेक्ट्रा बनेगा। ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल ठीक, ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल से हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये आप बात समझ गए। चलिए अब मैं देखता हूं आगे। जैसे ट्रांजिशन 2 पार्ट्स में होते हैं, एक तो होता है डिफाइनाइट ट्रांजिशन और एक होता है नॉन डिफाइनाइट ट्रांजिशन। डिफाइनाइट ट्रांजिशन क्या हुआ? मान लीजिए ये 2 लेवल्स है, इसे हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल। ये है रोटेशनल एनर्जी लेवल, J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 तक। अगर ट्रांजिशन J0 से J1 हो जाए तो उसे हम कहते हैं डिफाइनाइट ट्रांजिशन। मतलब एक लेवल से जस्ट दूसरे वाले लेवल में जाए ट्रांजिशन तो होगा डिफाइनाइट ट्रांजिशन। लेकिन अगर ट्रांजिशन ये J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 2, अगर ट्रांजिशन J इज इक्वल टू 0 से ना लेके J इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा, लेकिन J0 से J2 में हो जाए तो उसे हम कहते हैं नॉन डिफाइनाइट ट्रांजिशन। मतलब डिफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि किसी साइमल्टेनियसली 2 एनर्जी लेवल के बीच में अगर ट्रांजिशन हो जाए तो उसे हम कहेंगे डिफाइनाइट ट्रांजिशन। लेकिन साइमल्टेनियसली ना होते हुए डायरेक्ट दूसरे एनर्जी लेवल में और हायर में पहुंच जाए ट्रांजिशन तो उसे हम कहेंगे नॉन डिफाइनाइट ट्रांजिशन। ये आप देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो सिलेक्शन रूल्स जो है उसमें सबसे पहले अब हम ट्रांजिशन देख रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन, और एक है फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन किसे कहते हैं? ऐसे ट्रांजिशन जो डिफाइनाइट लेवल के बीच में हो। ऑकर्स इन डिफाइनाइट एनर्जी लेवल्स। पर फॉरबिडन ट्रांजिशन नॉन डिफाइनाइट एनर्जी लेवल्स के बीच में होते हैं। ऑकर्स इन नॉन डिफाइनाइट एनर्जी लेवल्स। ठीक, ट्रांजिशन 2 टाइप्स के, अलाउड, फॉरबिडन। ये होता है डिफाइनाइट एनर्जी लेवल्स में, ये होता है नॉन डिफाइनाइट एनर्जी लेवल्स में। इसका मतलब क्या हुआ? डिफाइनाइट एनर्जी का मतलब हुआ, एग्जाम्पल, अगर ट्रांजिशन
जे 0 से जे इज इक्वल टू 1 में हो जाए तो अलाउड ट्रांजिशन है, जे 1 से जे 2 में हो जाए तो भी अलाउड है, जे 3 से जे 4 में हो तो भी अलाउड है, लेकिन ट्रांजिशन जे 0 से जे 2 में हो तो इसे हम कहेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर ट्रांजिशन जे 0 से जे 3 में हो तो फॉरबिडन ट्रांजिशन, जे इक्वल्स 1 से जे इक्वल्स टू 4 में हो तो भी फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये है अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक, तो इन्हीं ट्रांजिशन की हेल्प से हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल फाइंड आउट करते हैं। अब सिलेक्शन रूल के लिए हमें चाहिए रोटेशनल क्वांटम नंबर, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से डील कर रहे हैं। रोटेशनल क्वांटम नंबर के अंदर जो चेंज होगा वो हो सकता है 0 या ±1। ये है सिलेक्शन रूल किसका? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मैंने सबसे पहले सिलेक्शन रूल में आपको ट्रांजिशन बताया, क्योंकि जब ये आप ट्रांजिशन समझ जाएंगे तो ही आप ये सिलेक्शन रूल को फोकस कर पाएंगे या समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल है वो है 0 या ±1। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब ये जो ±1 है उसमें से प्लस मतलब क्या, +1 का मतलब क्या हुआ? अगर j इज इक्वल टू +1 है और j इज इक्वल टू -1 है, ये दो कंडीशन है। 0 तो ठीक ही है, पर +1 और -1, तो +1 का मतलब हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी या रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई। ठीक, -1 का मतलब हुआ इमिशन, मतलब रेस बाहर निकली या रेडिएशन या एनर्जी बाहर निकल गई। ठीक, ये हुआ +1 और -1 का मतलब। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब हम और प्रिसाइज हो जाए, अगर अब हम और प्रिसाइज हो जाए सिलेक्शन रूल के रिस्पेक्ट में, तो और डीपली जाए, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प ले, तो सिलेक्शन रूल को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो देखिए, सिलेक्शन रूल को हम डिनोट करेंगे डाइपोल मोमेंट NM इक्वल्स इंटीग्रेशन साई n म्यू साई m d2। ये है, अगर हम सिलेक्शन रूल को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प ले तो ये इक्वेशन आपके सामने आएगी और डायरेक्ट याद रखेंगे इसको। इसमें म्यू क्या है? म्यू है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, वो भी कैसा डाइपोल मोमेंट? परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब आगे ये साई n और साई m क्या है? देखिए, ट्रांजिशन किन के बीच में होता है? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, क्योंकि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन किसी दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में होगा। तो मान लीजिए कि हायर वाली साई n है और लोअर वाली साई m है, तो इसका मतलब साई n क्या बता रहा है? हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल। साई n है हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल, साई m लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब आगे ये जो म्यू है, म्यू तो है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और हम ये जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब हम अगर डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करने जाए तो किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू बार, क्योंकि ये जो एरो दिखाया है ये वेक्टर क्वांटिटी को दिखाता है,
म्यू एक्स प्लस म्यू वाई म्यू जेड। यही हुआ डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करने का वे। अगर मैं डाइपोल मोमेंट एक्स डायरेक्शन में निकालना चाहता हूँ, अगर मैं डाइपोल मोमेंट एक्स डायरेक्शन में निकालना चाहता हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इस तरह से। अगर y डायरेक्शन में निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? और अगर z डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट निकालना है मुझे तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, सिलेक्शन रूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल को समझने के लिए हमने ट्रांजिशन, अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन को समझा। फिर क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हमने डाइपोल मोमेंट की एक इक्वेशन को देखा, और डाइपोल मोमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके अलग अलग डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशंस होगी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिजिड रोटर पर बेस्ड है, सिलेक्शन रूल पर बेस्ड है और एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पर बेस्ड है। ये हम आज देखेंगे। कुछ 3 न्यूमेरिकल है वो हम आज देखते हैं कैसे होंगे, प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं कहीं। देखिए यह रहा वो एक पहला न्यूमेरिकल, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है? द मॉलिक्यूल विथ स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका रोटेशनल कांस्टेंट, इन 4 मॉलिक्यूल में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका रोटेशनल कांस्टेंट सबसे छोटा होगा? देखिए हमें ये पता है कि रोटेशनल कांस्टेंट को हम b से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है h/8π²IC। ठीक, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू i, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रोटेशनल कांस्टेंट। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है म्यू r² के बराबर। तो मैं i की जगह b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि r तो डिस्टेंस है तो वो भी एक कांस्टेंट है, इसलिए ये हमारे काम का रिलेशन। अब मैंने इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसका रिड्यूस्ड मास जितना ज़्यादा होगा, यानी मास जितना ज़्यादा होगा, रोटेशनल कांस्टेंट उतना कम हो जाएगा। तो छाटते हैं ऑप्शन में से। देखिए NCH, तो यहाँ पे NCH, यहाँ पे मॉलिक्यूल का साइज, इनका मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो इतना बड़ा नहीं है, इसमें भी नहीं है। HCCl, यहाँ देख लीजिए Cl और फ्लोरीन दोनों ही बड़े मॉलिक्यूल है और इनका एटॉमिक मास ज़्यादा है। तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा यानी रिड्यूस मास ज़्यादा होगा, उसका रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा। तो आंसर होगा आपका C। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिए फर्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रा लाइन ऑफ CO appears at 3.84 centimeter inverse, where will be the third line occurs. ऑप्शन है आपके पास A 11.52 सेंटीमीटर, B 10.11 सेंटीमीटर, C 14.9 सेंटीमीटर इनवर्स, D 4 सेंटीमीटर इनवर्स।
आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रोटेशनल फर्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ CO अपीयर हो रहा है 3.84 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो आप ये बताइए कि थर्ड लाइन कहाँ पे ऑब्टेन्ड होगी। ठीक, चलिए सबसे पहले हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। 0 से पहला रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो पहली लाइन वो मिलती है 2b पे, दूसरी लाइन मिलती है 4b पे, तीसरी लाइन मिलती है 6b पे, चौथी लाइन मिलती है 8b पे। ये बात बराबर है, ये हम सब जानते हैं। ठीक, अब क्या कहा, फर्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रा लाइन ऑफ CO अपीयर्स एट 3.84 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि पहली स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यू दी हुई है 3.84 सेंटीमीटर इनवर्स। ये दिया हुआ है, 2b दिया हुआ है, तो 2b की मदद से हम b निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू 3.84/2 सेंटीमीटर इनवर्स विच इज इक्वल टू 1.92 सेंटीमीटर इनवर्स। 1.92 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें b की वैल्यू मिल चुकी है, देखिए बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, वेयर विल बी द थर्ड लाइन ऑकर। तीसरी लाइन कहाँ मिलेगी, तो गिनते हैं। फर्स्ट लाइन 2b पे, सेकेंड लाइन 4b पे, थर्ड लाइन 6b पे। तो हमें b की वैल्यू पता चल गई तो थर्ड लाइन भी मिल जाएगा। देखिए, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो थर्ड लाइन जो होगा वो कहाँ मिलेगा, 6b पे। ठीक, अब b की वैल्यू कितना है, 1.92 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.52 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो CO की थर्ड लाइन हमें कहाँ मिली, 11.52 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये रहा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड ए लाइन in microwave absorption of rigid rotor split in 3 lines. The quantum number of spectral lines, quantum number of energy levels, quantum number of energy levels from which transition takes place. ऑप्शन से हमने हमारे पास 0, 1, 2 और 3 ये ऑप्शन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड ए लाइन इन माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन ऑफ रिजिड रोटर स्प्लिट इन 3 लाइन्स। जब कोई मॉलिक्यूल वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, 3 लाइन स्प्लिट हो रही है। ये वाला, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आपसे पूछा है कि ये जो 3 लाइंस आई है वो किस जे लेवल से आई है,
क्वेश्चन में ये पूछा गया है ये जो 3 लाइंस आई है वो किस जे लेवल से आई है, मतलब अल्टीमेटली हमें जे की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वीक फील्ड ए लाइन इन माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन ऑफ रिजिड रोटर स्प्लिट इन 3 लाइंस। एक लाइन 3 लाइन में स्प्लिट हो गई, कब? जब वीक मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब किया गया। तो ये पूछा गया है कि जो 3 लाइन आई है वो किस एनर्जी लेवल से आई है। चलिए देखते हैं। अब स्प्लिट का मतलब हुआ डीजनरेसी। स्प्लिट का मतलब हुआ डीजनरेसी। और डीजनरेसी का फॉर्मूला है 2j+1। डीजनरेसी का फॉर्मूला है 2j+1। ठीक है, हमें जे की वैल्यू पूछी है, रख के देखते हैं। सबसे पहला है j = 0 देखते हैं। जब j = 0 होगा तो 2j+1 कितना होगा? 2j+1 हो जाएगा 1। ठीक, जब j = 1 होगा तो 2j+1 कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा। जब j = 2 है तो 2j+1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, j लेवल 0 है तो उसके सामने लाइन कितनी है? 1। तो ठीक है, ये एक लाइन j = 0 की, ये एक लाइन j = 0 की। उसके बाद जब j = 1 है, जब j = 1 है तो लाइन कितने में स्प्लिट हो रही है? 3 में स्प्लिट हो रही है। ये हो गई। इस तरह से, बराबर। फिर क्या पूछा कि फिर j = 2 है तो लाइन कितने में स्प्लिट हो रही है? 5 में। इस तरह से कुछ स्प्लिट होगा, बराबर। अब j = 0 में एक लाइन, j = 1 में -1 0 +1, j = 2 में कितनी लाइन स्प्लिट हो रही है? 5 -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से। ठीक, अब ये पूछा गया है कि 3 लाइन स्प्लिट हो रही है तो 3 लाइन स्प्लिट होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? j = 0 से। कैसे? देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये स्प्लिट हो गए। ओके, तो हमारा आंसर होगा ए, j = 0। तभी हमें 3 लाइंस मिलेगी। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने आज सिलेक्शन रूल को कंप्लीट किया प्लस प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स को भी देख लिया। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।